अगर किसी इंसान को मंगल दोष है या वो मांगलिक है तो क्या उसका पार्टनर मर जाएगा? अ पर्सन डाइज या उसकी मृत्यु होती है अपनी कुंडली या अपनी डेस्टिनी की वजह से। जब हम न्यूमरोलॉजिकली भी प्रिडिक्शन करते हैं, जब हम उनका लोशु ग्रिड बनाते हैं और जब 9 आता है, सो 90% ऑफ द पीपल आर इन दैट मार्शियन एनर्जी। इट्स एग्रेशन, इट इज ब्लड। ओके, हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो है इज मार्स। 78 कार्ड्स, ओके, बट ऐसा कोई एक कार्ड तो होगा जो आपको बहुत पर्सनली कनेक्ट करता है एंड यू लव दैट कार्ड। कप इज अ रिलेशनशिप, इस पेज इज अबाउट बिगनिंग्स। मटीरियलिस्टिकली भी अपने आप को बैलेंस रखना है और स्पिरिचुअली भी बैलेंस रखना है, एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज one is experiencing in Kalyug. You need highest level of focus and skill to understand the Rahu Ketu axis, because that is the most defining axis. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। So there's a lot of misconception जो आजकल टैरो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स या एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि कैन यू चेक, मतलब कैन वी चेक आवर ओन कार्ड्स और कैन वी चेक आवर ओन कुंडलीज, बिकॉज देयर इज अ मिथ दैट यू कैन नॉट। आपने सही वर्ड यूज किया, मिथ। ये सिर्फ मिथ ही है, इट्स नॉट ट्रू कि हम अपनी रीडिंग नहीं कर सकते, हम अपने लिए टैरो कार्ड यूज नहीं कर सकते, हम अपनी चार्ट नहीं देख सकते। What is the point of developing a skill, learning to be intuitive, figuring out what the cards mean? It needs actually exceptional experience and really, really high level of training to see it for yourself. क्योंकि क्या होता है कि खासकर जो नए स्टूडेंट्स होते हैं वो इसीलिए कहते हैं, आई थिंक, कि मैंने अभी सीख लिया, अच्छा वीनस का मतलब ये, शनि का मतलब ये, और मैंने फटाफट मैंने अपनी चार्ट देखी और मैंने इंटरप्रेट करना शुरू कर दिया कि अरे शनि तो यहाँ बैठा है तो ये तो प्रॉब्लम देगा मुझे, अभी शनि यहाँ मंगल ये कर लेगा मेरे लिए, है ना, मांगलिक योग बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम इतना घबरा जाते हैं और इसीलिए कहते हैं भाई अपनी कुंडली तुम मत देखो, है ना। तुम डॉक्टर हो तो खुद इलाज क्यों करोगे, है ना। यू कांट गो अंडर द सर्जरी टेबल एंड स्टार्ट कटिंग योरसेल्फ। पर वो इसलिए कहते हैं कि हमें उतना एक्सपीरियंस उस समय नहीं होता। स्थिरता से, धैर्य से उस चीज को इमेजिन करें, आराम से सोचें, इंटरप्रेट करें विद अ काम माइंड। वी स्टार्ट पैनिकिंग इनिशियली, बट विद टाइम, विद एक्सपीरियंस, यू स्टार्ट गेनिंग मोर कॉन्फिडेंस। आप में वो स्थिरता आती है और आप उस चीज को इंटरप्रेट सही तरीके से कर सकते हो। तो मैं आपको मेरा अगर एग्जाम्पल दूं, कई बार ऐसा होता है राइटिंग जर्नी में एज अ स्क्रिप्ट राइटर दैट आप फंस जाते हो स्क्रिप्ट, सीन लिखते लिखते, स्क्रिप्ट लिखते लिखते, कैरेक्टर्स को डेवलप करते करते, एंड यू फील यू आर स्टक। राइटर्स ब्लॉक बड़ा फेमस वर्ड है, सब होते हैं द राइटर्स ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक, राइटर्स ब्लॉक होता है। देयर आर टाइम्स व्हेन यू रियली गेट स्टक, यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो मैं ऐसे समय पे कार्ड्स यूज करता हूँ। या सो इफ आई एम स्टक इन अ सीन, मैं कभी 3 कार्ड्स या 5 कार्ड्स का स्प्रेड करता हूँ और पूछता हूँ टैरो को कि भाई यू आर माई फ्रेंड्स, यू आर माई गाइड्स, हेल्प मी। मैं ऐसी स्क्रिप्ट पे फंसा हूँ, कहानी ये है, स्टोरी ये है, फिल्म की, सीरियल की, वेब शो की, जिसकी भी ये कहानी है, ये मैं सीन लिख रहा हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं ये सीन कैसे लिखूं। मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ। इससे पहले कैरेक्टर्स ये कर चुका है, जैसे हम आज जो बोलते हैं ना प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैं अपने माइंड में प्रॉम्प्ट करता हूँ कार्ड्स को इस तरीके से कि इस समय तक कैरेक्टर ये कर चुका है, ये कर चुका है, ये कर चुका है। अब इस सीन में होना ये है विच आई हैव टू राइट, बट आई डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट इट, हेल्प मी। और मैं 5 कार्ड खोलता हूँ, देन आई रीड दोस कार्ड्स, एंड व्हेन आई रीड दोस कार्ड्स, तान्या, यू विल बी सरप्राइज्ड दैट आई इमीडिएटली फिगर आउट कि मुझे ये सीन कैसे लिखना है। The cards tell me what I have to do
वाओ टू मेक द सीन वर्क। आप ऐसे लिखो, कार्ड्स मुझे कहते हैं, और मैं वो फिर इंट्यूटिवली फॉलो करता हूँ, एंड आई एम एबल टू राइट द सीन एंड ट्रैक इट। सो आई यूज इट फॉर कैरेक्टर बिल्डिंग, आई यूज इट फॉर राइटिंग। तो कहने का मतलब यह है कि टैरो कैन बी यूज फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग। यस दे आर योर, मेरे सबसे अच्छे फ्रेंड्स हैं। इट्स अ फ्रेंडशिप दैट विल नेवर ब्रेक माई हार्ट, राइट इट्स अ फ्रेंडशिप दैट विल नेवर गो रॉन्ग, इट्स अ लव स्टोरी दैट विल रिमेन फॉरएवर, बिकॉज वो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मेरे सोल के साथ कनेक्टेड हैं मेरे कार्ड्स। एंड आई एम श्योर आपके साथ भी ऐसे ही कनेक्शन होगा। बट टू आंसर योर क्वेश्चन, यस, आई डू रीड, एंड आई थिंक वी शुड एज रीडर्स डेफिनेटली पढ़ने चाहिए हमें अपने कार्ड्स। तो आई थिंक हमारे ऑडियंस को जानना बहुत जरूरी है दैट यू कैन रीड योर कार्ड्स एंड देयर इज नो प्रॉब्लम। कोई ये सब मिसकंसेप्शंस हैं, एंड जितना आप रीड करेंगे आप उतने बेहतर बनते जाएंगे एज अ रीडर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिकॉज इट इज प्रैक्टिस। आप कहाँ करेंगे? करेक्ट है ना? एंड इट्स इजीएस्ट, यू नो, इफ यू फॉर एग्जांपल यू ओपन अ कार्ड ऑफ अ डे, एक कार्ड खोलिए आप सिर्फ, कि सुबह उठे, आप फ्रेशन अप हुए, आपने जो भी आपका रिचुअल था आपने किया, और आपने एक कार्ड खोला कि आज ये दिन कैसा गुजरेगा। अब वो कार्ड के मीनिंग आपको पता है, एज अ लर्नर, एज अ एक्सपर्ट, व्हाटएवर। आपने कार्ड खोला, एक कार्ड डेविल कार्ड आया सामने, 7 ऑफ कप्स आ गया, आपने कुछ देर पहले बात की, लाइक 7 ऑफ कप्स, मैन स्टैंडिंग इन अ ब्लैक रोब, उसके सामने मल्टीपल कप्स, 7 कप्स। आप इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे? कि आज का दिन थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, बट इट विल ब्रिंग मी सम गुड अपॉर्चुनिटीज एज वेल। मैं इसको ऐसे इंटरप्रेट करूंगा कि आज मेरे सामने 7 अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, 7 मौके आने वाले हैं। तो फॉर मी दिस इज अ कार्ड ऑफ, ओके, आई एम गोइंग टू find 7 great opportunities today. Wow. Okay. So, and in the night when I come, I have to write down in my notebook, did I find 7 different interesting opportunities? It could be not necessarily work opportunities, it could be any opportunities. I had a chance of building a great friendship. I had a chance of expanding my network when I met this girl, boy, whoever I met for work, क्योंकि 7 of cups आया। cups is relationships, है ना? तो कहीं मेरा रिलेशनशिप एनहांस हुआ कि नहीं हुआ? तो मैंने उसको एक जॉट डाउन किया, एक डायरी बनाई। अगले दिन could be devil's card. So today did I do something that was toxic? Did I fight with my girlfriend, with my wife, with someone I love, a male companion, a colleague, anyone? मतलब तो हाँ यार, आज का दिन थोड़ा टॉक्सिक था, आज का दिन थोड़ा सा मुझे एनर्जी मेरी डाउन पुश की उसने। आई डिडंट फील टू गुड टुडे, ओके, सो डेविल वाज प्लेइंग हिज पार्ट। और अ रिवर्स डेविल, नो, आई वाज टुडे ऑन द हाई। आज तो मैंने मतलब मीटिंग में जाके मैंने एक के बाद एक सिक्सर मार दिया, आई वाज आउटस्टैंडिंग इन द मीटिंग। सो द रिवर्स डेविल वाज वर्किंग फॉर मी। It gave me the positive Rahu quality. तो अगर मैं ऐसे रोज एक कार्ड करूं ना, 78 days learning tarot is the simplest way of learning is in 78 days open 78 cards, 1 card for each day. Yes. And then you will, by the end of those 78 days, 3 months, you'll be a master in tarot because you would have learnt it yourself with your own experience. Right. कि जब ये कार्ड खुला, मैंने क्या उस दिन में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा है, और मैंने वो लिखा है, वही रीडिंग है। जो किताबों में डेफिनेशन लिखा है वो तो है ही, बट एक्चुअल रीडिंग, एक्चुअल यू आर द बुक, यू आर द स्टोरी, एंड दीज कार्ड्स विल हेल्प यू अंडरस्टैंड योर ओन एनर्जी, एंड दे विल, आप उसको उसकी एनर्जीज इंबाइब कर दोगे। जब नेक्स्ट टाइम यू ओपन द कार्ड फॉर डेविल फॉर समवन, यू वुड नो आई हैड गॉन थ्रू दिस। व्हेन द डेविल कार्ड ओपन, he will also or she will also, she may go through the same situation. So it becomes your personal strength, each card. So that's how I look at these cards. Beautiful interpretation. And I think every day, no matter how experienced you are, one should take out a card for themselves. Yes, to understand कि आगे का दिन कैसा रहेगा और हम उसे कैसे navigate कर सकते हैं। Because as you, आपने पहले बहुत सही कहा कि ये गाइडेंस टूल है ना, तो आपको अगर सुबह कोई डिवाइन फोर्स गाइड करने को तैयार है, आपके पास है, तो आप क्यों उसको यूज नहीं करोगे? आपको करना चाहिए। राइट। अगर किसी इंसान को मंगल दोष है या वो मांगलिक है, तो क्या उसका पार्टनर मर जाएगा या उनका डिवोर्स हो जाएगा? बिकॉज ये बहुत, हम आजकल देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे भी रील्स आती हैं, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई उपाय बता रहा है, कोई मंगल दोष इतना भारी, आप ये हवन कराइए, आप ऐसा उपाय कराइए।
So is that true and like relevant? पहले आप मुझे बताइए मंगल है क्या, मार्स, आपके हिसाब से मार्स क्या है? Mars is a lot of energy मेरे एक्सपीरियंस में। ठीक है और जब हम न्यूमरोलॉजिकली भी प्रिडिक्शन करते हैं, जी, जब हम उनका लोशू ग्रिड बनाते हैं जी। और जब 9-9 आता है, सो 90% ऑफ द पीपल आर इन दैट मार्शियन एनर्जी। हाँ तो हर इंसान कोई ना कोई मंगल एनर्जी से कनेक्टेड है। हाँ, जो ये कह रही है 9 इज अ नंबर ऑफ मार्स फॉर पीपल हु डोंट नो, सो व्हिच इज व्हाई शी मेंशन द नंबर 9। यस, एंड वी आर आल्सो इन द ईयर ऑफ 9। यस, 2025 इज एड्स अप टू 9। करेक्ट। सो बहुत एनर्जी है, हाँ, जिसको हमें सही वे में चैनलाइज करना है। करेक्ट। सो मार्स इज एनर्जी, यू सेड, इट्स एग्रेशन, यस, इट इज ब्लड। हमारे अंदर जो ब्लड फ्लो है इज मार्स, द कलर रेड इज मार्स, वुंड्स मार्स है, एक्सीडेंट्स मार्स है। तो ये मांगलिक योग या मांगलिक दोष, ये वर्ड आया कहां से? वो आया क्योंकि ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में मंगल के इन एस्पेक्ट्स को दोष माना गया, एग्रेशन को, वुंड्स को, ब्लड शेड को। पर ये मेरा मानना है पर्सनली कि सतयुग से लेके आज हम जहां पर हैं, कलयुग की शुरुआत में ही है हम, ऋषि मुनि तो चले गए जो तब इंटरप्रेट करते थे या जो लिखते थे। ओवर द इयर्स जो चाइनीज विस्पर्स की तरह कानों में फुसफुसाते हैं हम, एंड बाय द टाइम यू रीच द लास्ट पर्सन कुछ और ही मीनिंग निकल आता है। जहां से शुरुआत हुआ था वहां से एंड तक पहुंचते पहुंचते मीनिंग चेंजेस। सो आई थिंक इट इज टू मी एंड पर्सनली, मैं ये बिलीव करता हूँ मांगलिक योग इज लाइक चाइनीज विस्पर्स, और होते होते कुछ और हो गया है। टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली अपफ्रंट, फर्स्ट अ पर्सन डाइज या उसकी मृत्यु होती है अपनी कुंडली या अपनी डेस्टिनी की वजह से। कोई और मेरी मृत्यु ट्रिगर नहीं कर सकता या किसी की मृत्यु ट्रिगर नहीं कर सकता। सो दैट लेट्स पुट दैट टू रेस्ट। कि क्योंकि मांगलिक योग तब आता है प्ले में जब दो लोग विवाह में, शादी में, मैरिज में जुड़ते हैं, एसोसिएट होते हैं, तब इसकी चर्चे होते हैं, है ना, कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के लिए मांगलिक योग लाए हैं, नहीं लाए हैं, कैंसिलेशन है, नहीं है। सो मृत्यु नहीं होती, कि कोई मृत्यु किसी की ट्रिगर नहीं कर सकता। मैं आया हूं अपनी जिंदगी जीने के लिए, अपनी मैप जीऊंगा। मेरी मैप में जब जाना होगा, लिखा होगा, मैं जाऊंगा यहां से। And this is true for every human being alive in this world. No one can influence that part. मांगलिक दोष करता क्या है? अब आपने मंगल के बारे में बताया, एनर्जी, all of that you said. I spoke about मंगल, aggression and all of that. तो ऐसे कुछ घर हैं, 12 घर की चार्ट होती है। उस 12 घरों में से अगर 6 घरों में मंगल बैठ जाए, मतलब हाउस नंबर 12, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 4, हाउस नंबर 7 एंड हाउस नंबर 8, कि इन 6 घरों में अगर मंगल स्थित है, बैठा है, प्रेजेंट है, तो मांगलिक दोष या मांगलिक योग कहा जाता है। अब मंगल इन घरों में अपनी एनर्जी लेके आएगा तो क्या होगा? पहला घर हम लग्न है, पहला घर हम लग्न कहते हैं, जिसे एसेंडेंट। वहां आ जाएगा तो मैं एग्रेसिव हो जाऊंगा, मैं वुंड्स इन्फ्लिक्ट करूंगा सामने वाले पे, है ना। आई एम अ पर्सन हु कैन गेट वायलेंट। वायलेंस खाली फिजिकल नहीं होता, मेंटल वायलेंस भी होता है ना। सेकंड घर, दूसरा भाव हमारे परिवार का घर। अगर मंगल वहां आ जाए तो परिवार वैसा होगा, दे विल बी एग्रेसिव। चौथा घर माँ का घर है ना, मातृभाव कहते हैं, तो माँ आपकी एग्रेसिव होगी या मदरली फिगर्स वैसे होंगे। सातवां घर कंपेनियन का है, लाइफ कंपेनियन का, मैरिज का। लिव इन होता तो लिव इन कंपेनियन भी वहीं से हम देखते हैं। तो कब आपका कंपेनियन वैसा है, एग्रेसिव है ना, वॉयलेंट है। आठवां घर इज अबाउट द इन लॉज। तो इन लॉज हमारे उस पर्सन के वैसे होंगे, मंगल ड्रिवन होंगे, मार्स जैसी एनर्जी होगी उनकी। और 12वां घर हमारा जो 12th हाउस है इज अ हाउस ऑफ इंटीमेसी, अ बेड प्लेजर्स जिसको हम कहते हैं। तो विद इन द बेडरूम इफ मंगल एनर्जी है, द पर्सन कैन बी स्लाइटली अब्यूसिव, वायलेंट, एग्रेसिव,
with the companion. Right. अब इन सारी सूरतों में अगर मैं पर्सनली एग्रेसिव हो जाऊं, फैमिली एग्रेसिव हो जाए, माँ एग्रेसिव हो जाए, कंपेनियन एग्रेसिव हो, इन लॉज एग्रेसिव हो जाए 8वें घर से, या अगर मैं विद माय कंपेनियन आई एम एग्रेसिव इन द बेडरूम, ये सारी जगह पे एग्रेशन जो है या वॉयलेंस जो है कैन क्रिएट डिसरप्ट द मैरिज, कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स इन द मैरिज. ये मांगलिक योग है. दैट्स इट. Nowhere it kind of indicates, according to me, and it's a personal opinion, please आप अपने if you are seeing this and interpreting this, मैं अपना logic present कर रहा हूँ आप सबके लिए, but please feel free to consult your own astrologers for this reading, because it's a claim that defies the popular belief system. Yes. है ना, कि आप विष्णु विवाह कर लो या पेड़ से विवाह कर लो, एंड स्ट्रेंज चीजें होती हैं. मैं बिल्कुल नहीं मानता इन सब चीजों में. सो मेरे हिसाब से मंगल दोष या मांगलिक योग सिर्फ ये करता है. सो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू नेगोशिएट, नेविगेट, रूट इट, मंगल योग कभी हाथ से बाहर नहीं निकल सकता. No, theoretically also there are various ways that mangal dosh can get cancelled, and trust me, there are 5 or 6 important ways जहां पे मंगल दोष कैंसिल हो जाता है. और मैक्सिमम चार्ट्स दैट आई हैव सीन, अगर मैं मान भी लूं कि मांगलिक योग है, मैंने उस सब चार्ट्स में मांगलिक दोष का कैंसिलेशन भी देखा मैंने. अच्छा. I personally have this opinion about मंगल दोष या मांगलिक योग. मंगल इज एक आर्मी ऑफिसर मंगल ड्रिवन होता है, एक पुलिस ऑफिसर मंगल ड्रिवन होता है. एक सर्जरी करने के लिए यू नीड लॉट ऑफ गट्स टू कट अ पर्सन. यू नीड अ डॉक्टर एंड अ सर्जन हु हैज अ स्ट्रांग मंगल, या टू डू इट. सो मंगल की ये पॉजिटिव बातें हैं. सो आप मंगल एनर्जी को या मांगलिक एनर्जी को या मार्स की एनर्जी को किस तरह यूज करते हैं, दैट इज द की, दैट इज इम्पोर्टेंट. So as long as you understand, as anyone who understands Mars, beautiful, I think it's a very beautiful, powerful planet. है ना. तो नरसिम्हा is Mars. सो कितनी खूबसूरत एनर्जी है उसकी. तो आप वैसे इंटरप्रेट करोगे तो you'll always find it helpful. In fact, it can enhance a marriage relationship is what I feel, because शादी क्या होती है, दो diverse people, two diverse people come together in a union, and दोनों की एनर्जीज डिफरेंट होती है, थॉट प्रोसेस डिफरेंट होते हैं, चैलेंजेस आएंगे, अनबन होगी, कभी अनबन नहीं होगी, कभी होगी, बट if you learn to restrain yourself, I think the quality वो आपको सिखाएगा. दुनिया में भी आपकी सिचुएशन कभी ऐसी हो, आप अपने आप को रिस्ट्रेन कर पाओगे ना, you will be far more successful than being impulsive. Mars is also impulse, you know. Aries, it rules the head. मेष राशि, उसका वो हम देखते हैं सिंबल जो है रैम. रैम क्या होता है, मतलब अगर आप रैम को बोल दो कि वो पेड़ है, तुम्हें इस पेड़ को तोड़ना है, गिराना है, वो अपना सर पटकता रहेगा उस पेड़ पे. उसके चाहे सींग से खून निकल रहा है, उनके जो हॉर्न्स होते हैं उससे चाहे खून निकल रहा है, वो छोड़ेगा नहीं. वो उसकी क्वालिटी होती है ना. तो वो मार्स की क्वालिटी है. आप उसको एक बार एक काम दे दो सिर्फ, बिकॉज इट इज पैशन, एग्रेशन, कि भाई ये काम का ये सॉल्यूशन है, यहां तक पहुंचना है हमें, वो पहुंच के ही रहेगा उधर. जिद होती है उनकी. So they are great leaders. So that's why they say कि a Mangalik should marry a Mangalik is because the energy is match. Energy is match. Okay. Because उस aggression को counter करने के लिए you can't be a person is too aggressive and the other person is too compassionate. Right. वो जोड़ी नहीं बनेगी. हाँ. मैं इसको मंगल दोष कभी नहीं कहता. मांगलिक योग is a better word because दोष नहीं है. So this is not necessarily a bad quality. It's a quality that needs awareness. It's a quality that needs control. And then I think it's a magical planet, Mars. And I think it needs a lot of practical approach. Lot of practical approach. Lot of practical approach. Now coming back to tarot. हाँ जी. 78 cards. हाँ. Okay. But ऐसा कोई एक कार्ड तो होगा जो आपको बहुत personally connect करता है and you love that card. Yes, there are many cards that I spoke about. The death card, which is very beautiful. I feel connected. But I'll give a strange connection. एक और कार्ड है जो मुझे जितना डेथ कार्ड पसंद है उतना ही वो कार्ड पसंद है, is the page of cups. Okay. Now, death card
जैसे कहा मैंने, शिव की एनर्जी, Hmm. शिवाज एनर्जी, एंड I just once again धीरज जी's name popped up in my head. शिव जी की मैंने बात की तो, and and I feel that he's there. Yes. I can feel his energy here, शिव जी की. तो हाँ, तो डेथ कार्ड की बात की तो एक पेज ऑफ कप्स जो है ना, वो मुझे इसलिए पसंद है पेज ऑफ कप्स क्योंकि इट्स अ वेरी यंग boy holding the cup. Right. Cup is a relationship. Its page is about beginnings. Yes. Yes, and the cup is filled, and there's a fish, peeking out of the cup, and fish is Ketu Grah, is Matsya Avatar, Yes. is Ketu, and I think it's one of the most beautiful beings. Fishes, they are very sensitive, very Yes. emotional, and they usually show us the right direction. Hmm. And केतु मुझे बहुत, मतलब ये पेज ऑफ कप्स अगर आप देखो इसकी सिंबोलिज्म बहुत इंटरेस्टिंग है. मतलब सिंस यू आल्सो कनेक्टेड विद एस्ट्रोलॉजी Yes. एंड ग्रहस, द साइन ऑफ पाइसेस, Yes. ज़ोडिएक साइन ऑफ Zodiac पाइसेस, sign. मीन राशि जिसे हम कहते हैं, उसके सिंबल फिशेस है, ट्विन फिशेस, Right. है ना. So this fish reminds me, page of cups reminds me of the sign of Pisces. And I'll tell you why this is my favorite card. Because Pisces is the 12th house in the Kal Purush Kundli in a horoscope. 12th house is your love story with God. It is a spiritual house. Okay. Okay, and that is one love story that can never go wrong. A human being can betray you. A relationship, you may find betrayal there. I hope you don't, and I hope the audience don't. And it's wonderful to have good relationships. So, but your love story with God is the most beautiful love story, Yes. because वहाँ पे कभी धोखा नहीं हो सकता, वहाँ पे betrayal हो ही नहीं सकता, है ना, unless you do it yourself. Yes. God will never betray you. So for me, God means मैं Krishna. That energy is God for me. So 12th house is my love story with Krishna. And for someone else, it can be love story with any other energy that they believe in. तो 12वां घर को आपने पढ़ाई है एस्ट्रोलॉजी, बोलते हैं हाउस ऑफ लॉस है. Yes. है ना, व्यय स्थान कहा जाता है, पर वो मैजिकली इज द हाउस ऑफ हिडन अपॉर्चुनिटीज आल्सो. दैट इज द हाउस ऑफ फॉरेन लैंड कहते हैं ना. Yeah. It means communication. For me, foreign land is also ability to communicate with a foreign energy. Right. यानी कि जिनको मीडियम, आप जो कह रही थी कि मेरा थर्ड आई, मैं विजन्स देखती हूँ, आपका 12वां घर भी एक्टिवेटेड है इसका मतलब, क्योंकि 12वां घर इज टॉकिंग टू स्पिरिट्स, इज टॉकिंग टू दोज एनर्जीज. आप इट्स अ वेरी पावरफुल हाउस. एंड पेज ऑफ कप्स इज द 12th हाउस फॉर मी. Okay. बिकॉज उसमें वो फिश है, पानी है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ पाइसेस. पाइसेस इज Venus gets exalted in the sign of Pisces. आप जानती है Venus exaltation मतलब अपने सबसे पावरफुल पोजीशन में to give you good results. Venus is what? इतना तो पता है कि लव स्टोरी है. हाँ जी, लव स्टोरी है, ब्यूटी है, लग्जरी है. आपकी आंखें बताती है कि आपका Venus अच्छे पोजीशन में प्लेस्ड होगा. Venus is our eyes also. And if a person has attractive eyes and you feel that the eyes are drawing you, you can easily know that the person will have a good Venus in their chart. Venus gets exalted in Pisces, मतलब वो उच्च स्थान पे होता है अपने, performs the best way for you. और वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कहा Venus is beauty, love, because it is in the house of love with God. And Venus in a way is saying that इससे बड़ी love story किसी इंसान की हो ही नहीं सकती. So इसीलिए Venus finds itself happiest in that house, because Venus knows that my love story now can never be broken. So it gets exalted there. So which is why the page of cups, because it reminds me of Venus, and the 12th house and the mean Rashi, Pisces, is my favorite card amongst all cards. And another reason is Matsya Avatar, fish. I'm very fascinated with the fish and the Matsya Avatar because it is associated with Ketu. And Ketu is Moksha Karak, is the significator of
enlightenment, and moksha is something that we all pursue. We may not be aware of it. At least I'm aware of it. I'm pursuing that, and I just hope I find moksha, and that's why I like the card a lot. So Ketu is not a bad planet. Ketu is not a bad planet. Ketu is a beautiful planet. In fact, Ketu और राहु केतु दोनों, सी क्या करता है राहु केतु, इनकी एनर्जीज को समझो आप, कि राहु केतु जिस भी राशि में बैठ जाए या जिस ग्रह के साथ बैठ जाए, वो उस, क्योंकि वो शैडो है, तो शैडो किसका है? मेरा शैडो है ना, मेरा ही अंश है शैडो। अगर धूप पड़ रही है, मेरा शैडो गिर रहा है, उस शैडो में मेरी पर्सनैलिटी है एक्चुअली। हम शैडो को तवज्जो देते नहीं है। द फैक्ट दैट द शैडो इज वेरी पावरफुल। it holds my thoughts. Yes. Shadow reading अलग reading होती है. Yes. Understanding a shadow is a different modality in itself. So राहु केतु are shadow planets. Shadow क्या करता है? Shadow immediately जिस राशि में बैठा है उस क्वालिटी को imbibe कर लेता है, absorb कर लेता है। जिस ग्रह के साथ बैठा है, it starts replicating the same ग्रह। अगर राहु मार्स के साथ बैठा है तो राहु मार्स बन जाएगा। राहु शनि के साथ बैठा है तो राहु शनि बन जाएगा। केतु सूर्य के साथ बैठा है तो केतु सूर्य बन जाएगा। केतु अगर बृहस्पति के साथ बैठा है तो केतु बृहस्पति बन जाएगा, गुरु बन जाएगा। सो दे वो वही क्वालिटीज को एनहांस करते हैं जिसके साथ बैठे हैं। अब अगर एक ब्लैंक हाउस में बैठे हैं पर वहां राशि तो मौजूद है ना, अगर कोई ग्रह साथ में स्थित नहीं है तो राशि की क्वालिटीज ले लेता है वो राहु और केतु। एंड दैट्स व्हाई दे आर सो मैजिकल प्लैनेट्स। यू कैन नॉट प्रेडिक्ट कि ये कैसे बिहेव करेंगे उस समय, बिकॉज दे आर एस्पेक्ट्स जो उन पे पड़ रहे हैं उसकी एनर्जीज ले रहे हैं। जिनकी दृष्टि पड़ रही है केतु और राहु पे, जिस राशि में बैठे हैं उसके एस्पेक्ट्स, मतलब उसकी क्वालिटीज पे इंबाइब कर रहे हैं। जिस ग्रह के साथ बैठे हैं उनकी भी क्वालिटीज इंबाइब करते हैं। तो राहु केतु की रीडिंग अपने आप में एक पुख्त, एक कंप्लीट रीडिंग है। आप सिर्फ राहु केतु का खाली इंटरप्रेट कर लोगे ना एक चार्ट में, यू विल बिकम अ मास्टर। यू नीड हाईएस्ट लेवल ऑफ फोकस एंड स्किल टू अंडरस्टैंड द राहु केतु एक्सिस, बिकॉज दैट इज द मोस्ट डिफाइनिंग एक्सिस इन एनी चार्ट। So Ketu and Rahu are very powerful and they create powerful yogs in your chart. राज योग बनाते हैं वो, जिसको ले जाए ऊपर उसको कभी नीचे नहीं लेके आते। So they are extremely आज powerful. So Ketu is not at all only bad. जितना बुरा आपके साथ बृहस्पति हो सकते हैं और जितने अच्छे बृहस्पति हो सकते हैं, उतना ही केतु अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। So ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। That's why I feel केतु, राहु, these planets, they're not bad. सिर्फ बदनाम है बेचारे। बदनाम है। और कुछ नाम हो गया। बदनाम है तो क्या है? नाम हो गया। नाम तो आजकल और भी एक चीज का हो रहा है। किसका? AI का। AI का। एंड आज आपकी एस्ट्रोलॉजी, टैरो रीडिंग्स इज जस्ट अ फोन क्लिक अवे। आपने अपनी इंफॉर्मेशन डाली, चार्ट की डिटेल्स डाली और वो धर बता देगा अभी बुरा टाइम चल रहा है, अभी अच्छा टाइम चल रहा है। बट आई नो देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। आज आप हमारी गेस्ट हैं तो मैं पहले टैरो के बारे में बात करूंगा कि आप जब टैरो करते हैं, एक फिजिकल एनर्जी आपके हाथ में है, आप अपने हाथों से आंखें बंद करके एक रिचुअल करते हैं, होल्ड कार्ड्स को होल्ड करके। आपका स्पर्श है उसमें, आपका अंश है उसमें, आपके एंसेस्ट्रल एनर्जी है उसमें, आपकी, आप जिस भी पितरों को मानती हैं, जिस देवता को मानती हैं, आप उनसे कहती हैं, टैरो के एंजल्स को, गाइड्स को, कि मुझे हेल्प करो इनकी रीडिंग करने के लिए। फिर जो आपके सामने पर्सन बैठा है रीडिंग करने के लिए, मैं तो ऑनलाइन रीडिंग से विश्वास नहीं करता, स्पेशली इफ टैरो इज कंसर्न्ड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सवाल पूछ रहा है क्वेरेंट, वो अपने हाथों की एनर्जी से, अपने स्पर्श से कार्ड्स को चूज करे। ठीक है। फिर जितने भी कार्ड्स हमें निकालने ड्रॉ में, हम वो ड्रॉ बनाते हैं और हम फिर रीड करते हैं। एआई कैसे करेगा ये? एआई का स्पर्श नहीं है, अनटैंजिबल है ना, मतलब उसका कोई आकार ही नहीं है। मैं एआई से सवाल पूछ रहा हूँ, एआई एक हवा में एनर्जी है, वो थियोरी बताएगा आपको। एआई इज अ एनहांस्ड गूगल, सर्च इंजन है वो। आप गूगल में हम ढूंढते हैं कोई चीज, एक इंफॉर्मेशन निकालते हैं, एआई उस चीज को मल्टीप्लाई करता है। अगर एआई से मैंने बोला कि मेरे भाई टैरो रीडिंग करो,
मेरी रिलेशनशिप की कोई इशू चल रही है, ओपन करो टैरो कार्ड्स और बताओ मुझे कि क्या होगा मेरे रिश्ते का। तो वो आप बोलोगे कि भाई देखो ये कार्ड्स खुले हैं, है ना, लवर कार्ड है, डेविल कार्ड है, पेज ऑफ कप्स है, व्हाटएवर, 7 ऑफ कप्स है, ये सन कार्ड आ गया है, क्या होगा? तो वो सन कार्ड की डिटेल कहीं से निकालेगा, डेथ कार्ड की डिटेल कहीं और से निकालेगा, और यहां से निकालेगा, वहां से निकालेगा, ये सब जोड़ देगा। अच्छा। और बोलेगा देखो भाई ये कहानी है आपकी, आपके रिश्ते की डेथ हो सकती है, आपके सन है, आप बच्चा पैदा होगा, तो आप सोचो कि भाई बच्चा पैदा होगा, सन का तो एक मीनिंग है, पर रिलेशनशिप खत्म हो रहा है तो बच्चा पैदा किसके साथ होगा? ट्रू। तो वो आपको थ्योरी बता देगा बैठ के कार्ड्स की, जो ट्रेडिशनल मीनिंग्स हैं आपके, और वो कहां से लेगा? अगर आपने कभी ब्लॉग लिखा हो, आपने सन कार्ड का मीनिंग लिखा हो उस ब्लॉग में फॉर एग्जाम्पल, तो वो निकालेगा कि तानिया ने सन कार्ड का ये मीनिंग लिखा था। कोई लिंडा अंग्रेज होगी जिसने कुछ और मीनिंग लिखा होगा, वो वहां से निकालेगा। तो एआई क्या करेगा, 200 टैरो कार्ड रीडर्स ने सन को जिस तरह इंटरप्रेट किया होगा, वो आपको एक साथ 2 पैराग्राफ में लिख के दे देगा। पर क्या वो आपके लिए सच है कि नहीं है? आप कैसे इसको जज करोगे? कोई अगर एक माँ बेटे आए रीडिंग के लिए, अपने बेटे की पढ़ाई का रीडिंग पूछ रही है, और वहां पे बाई चांस लवर्स कार्ड निकला, तो मैं लवर्स कार्ड को मैरिज के कॉन्टेक्स्ट, जो टिपिकली रिलेशनशिप बेस्ड कार्ड है, मैं थोड़ी कह सकता हूँ कि नहीं बेटा, अगर लवर्स कार्ड निकले आपके बेटे का इश्क होने वाला है अभी, बोलेंगे नहीं 10 साल का बच्चा कौन से इश्क की बात कर रहे हो, मैं पूछ रही हूँ क्वेश्चन है कि एग्जाम में कैसे होगा, आप बोल रहे ये होगा, तो मैं लवर्स कार्ड को कैसे इंटरप्रेट करूंगा? भाई एजुकेशन वाइज इट लुक्स लाइक उसकी एंजल की ब्लेसिंग्स है, मे बी देयर इज अ कॉलीग दैट ही इज रियली कनेक्टेड विद, मे बी दैट कॉलीग विल हेल्प हिम। लव को आप वैसे इंटरप्रेट करोगे ना, फिर कंपेनियनशिप की तरह। एआई नहीं कर पाएगा इस चीज को। तो एआई में ह्यूमन इमोशंस नहीं है, वो कलेक्टिंग एजेंसी है, वो सिर्फ डेटा कलेक्ट करेगा और आपको डेटा प्रोड्यूस कर देगा। आपको तो ये पता ही, आपने बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ा है कि एक भी ग्रह को डिकोड करने के लिए देयर आर 10 डिफरेंट थिंग्स इन अ बर्थ चार्ट। फॉर एग्जाम्पल, ग्रह किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस पद में है, एवरी नक्षत्र हैज 4 पार्ट्स, तो उस नक्षत्र के कौन से पार्ट में है, इस नक्षत्र का डीटी कौन है ना, उस डीटी की कहानी क्या है, उस डीटी की दोस्ती किससे है, ठीक है, फिर ये किस राशि में है, इस राशि की डीटी कौन सी है, ये राशि के एलिमेंट कौन सा है, फायर, अर्थ, एयर, वाटर, क्या है ना। अब ये ग्रह, अगर ये ग्रह पृथ्वी तत्व का ग्रह है, पर ये एयर में है, एयर साइन में है, तो एयर साइन में पृथ्वी ग्रह का स्थित होना क्या बताता है? आपको ये पता होना चाहिए ना सवाल पूछने के लिए। ये वो चैट जीपीटी कैसे बताएगा आपको? क्योंकि आप उसको, ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, एक ह्यूमन फॉर्म ऑफ इंटरैक्टिंग विद चैट जीपीटी और एनी अदर एआई टूल। दूसरा, वो जीपीटी आपको बर्थ चार्ट पे बेस्ड आपको 10 चीजें दे देगा, पर हम जानते हैं जो एस्ट्रोलॉजी कर चुके 15 साल से पढ़ रहे हैं बैठ के, आज तक पढ़ते ही जा रहे हैं, आज तक ये वो चीजें जो हम पढ़ के शायद ये लाइफ टाइम निकल जाएगी, पूरी मास्टर कभी नहीं कर पाएंगे। अगर एक चार्ट में एक आपको पोजिशनिंग दिखती है प्लैनेट की, ग्रह की, उसके नक्षत्र की, राशि की, वो बदल जाएगा डिविजनल चार्ट्स में। there are 60 डिविजनल चार्ट्स, और वो ये D60 तक हम जाते हैं डिविजनल चार्ट्स में। D120 भी है, D150 भी है, मतलब और माइक्रो डिविजन्स हैं। नाड़ी एस्ट्रोलॉजी वहां तक जाती है ना, चंद्र नाड़ी हम कहते हैं। तो कैसे करेगा डिकोड जीपीटी इतना? मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम सब डर जाते हैं 7.5 वर्ड से, है ना। ये आई थिंक मंगल दोष का बाप है, डराने में 7.5 से। नीच शनि, 7.5, अब क्या होगा, ढैया आ गया, ये सब हो गया, वो हो गया। अरे भाई ढैया आएगा, 7.5 आएगा, आदमी की जिंदगी गुजर जाएगी ना ये सब कैलकुलेशन में ही। तो क्या शनि सिर्फ तकलीफ देगा आपको? 7.5 सिर्फ तकलीफ देगा? नहीं, 7.5 आपको पावर देता है। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस have come to power during the 7.5 period. Oh yes. I don't want to name anyone. Yes, but we all know, I guess. Yeah, we all know very powerful people of the world. Currently in the most powerful people in the world have been through the 7.5 and risen to power during that phase, and it has helped them, okay, to sustain the power. तो कैसे हुआ ये? उनको 7.5 ने फेवर क्यों किया? भाई 7.5 को आप बर्थ चार्ट से जरूर देखते हो। बर्थ चार्ट इज लाइक अ ट्री। एक पेड़ है, पेड़ के कई सारे ब्रांचेस हैं, कई सारे लीव्स हैं। ये जो लीव्स है ना, और जो फ्रूट्स हैं, वो डिविजनल चार्ट्स हैं।
फ्रूट खट्टा है कि मीठा है वो तो टेस्ट करने के बाद समझ पता आएगा। चलेगा। हाँ। पत्ता कितना ग्रीन है लीफ उसका, ये तो कितनी बारिश हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, है ना। पेड़ से आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि लाइफ में यही इवेंट्स होंगे। बर्थ चार्ट इज अ प्रॉमिस, बट the happening of the event, timing of the event and taste of the event that a birth chart is promising is seen from divisional charts. आप जीपीटी से करके देख लीजिए। ये आपका अगर चार्ट में 7.5 लिखा हुआ है तो आप बोल दोगे भाई तुम्हारा तो शनि बहुत वीक है और चंद्र भी वीक है, तो 7.5 आपको तकलीफ देगा। मैं बोल रहा हूँ कि अगर D9 में चंद्र स्ट्रॉन्ग और मून सैटर्न स्ट्रॉन्ग हो गया तो सैटर्न एग्जॉर्ट हो गया, मून अपने कैंसर साइन में आगे बली हो गया और दूर हो गया शनि से, तो कैसे करोगे इंटरप्रेट? फिर सोचते रहेंगे। फिर जीपीटी क्या बोलेगा फिर आपको? पर क्या आपको पता है कि मुझे ये प्रॉम्प्ट डालना है कि लिसन ये नवमांश में या D9 चार्ट में क्या पोजिशनिंग है और 7.5 किससे कनेक्टेड है? 7.5 हमारे पितरों से कनेक्टेड है, शनि से कनेक्टेड है। शनि हमारे कार्मिक ग्रह है, रिकॉर्ड्स होल्ड करता है सारे, है ना। चंद्र रिकॉर्ड होल्ड करता है हमारे जितने सबकॉन्शियस माइंड में। आपको ये पता है कि मून की पोजीशन जहां पर हो वहीं से आपके जिस नक्षत्र में हो वहीं से आपकी दशा सिस्टम शुरू होता है ना। आपको ये पता है कि जिस नक्षत्र में चंद्र होगा ये आपको आपके पिछले जन्म के मृत्यु का कारण बताएगा। ओह, ये मुझे नहीं पता था। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात करता हूँ, मेरा मृगशीर नक्षत्र में चंद्र है। ओके, मृगशीर नक्षत्र के मंगल मालिक है, मंगल से जुड़े हुए हैं मृगशीर नक्षत्र, तो चांसेस ऑफ मी हैविंग एन एक्सीडेंटल डेथ इन माय प्रायर लाइफ इज वेरी हाई। मंगल इज एक्सीडेंट्स, मंगल इज फायर और मून है, मून इज जल, तो हाईएस्ट चांसेस क्या है कि शायद पानी में डूब कर मेरी मृत्यु हो सकती है, हुई हो उस समय एक्सीडेंटली। तो दिस इज द काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशंस यू कैन गेट इनटू, ठीक है। सो मून आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने सुने ही होंगे ना, बहुत चर्चित टॉपिक है। मून होल्ड्स द आकाशिक रिकॉर्ड्स। मून में सारी कहानियां हमारी, चंद्र में हमारी सारी स्क्रिप्ट लिखी हुई है, बरसों के, मतलब बरसों नहीं, लाइफ टाइम्स की कहानी हमारी लिखी हुई है उधर सारी। तो मून में मून वो रिकॉर्ड, वो लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी के होल्डर्स कौन है? राहु केतु, जो कंट्रोल करते हैं, इसीलिए कार्मिक ग्रह कहते हैं। 7.5 कौन देता है? शनि देता है। 7.5 के लिए चंद्र को ही क्यों चूज किया गया? ये कहीं आपको किताब में मिलेगा नहीं। शनि को हम कहते हैं कर्म फल देने वाला। कर्म के फल कैसे देगा वो? क्योंकि जब तक उसके पास रिकॉर्ड नहीं होगा कि आपने पिछले जन्मों में क्या कर्म किया, फल कैसे देगा आपको, ठीक है। कर्म के रिकॉर्ड्स चंद्र में है, इसीलिए शनि जब चंद्र के एक घर पहले, फिर चंद्र के घर में और फिर चंद्र के एक घर बाद जाता है 2.5 साल में, it is called 7.5, 7.5 years, 2.5 years before moon, 2.5 years with moon, 2.5 years after moon. At that point in time, a person is able to actually, it's a gift. You're able to access your karmic records, your ancestral files. It is an amazing period 7.5 because it can push you into deep introspection. आपको नया टैलेंट मिलेगा उस समय, आपको you will find excellence because आपके एंसेस्टर्स आपको उस समय हेल्प कर रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं आपको। तो 7.5 को आप ऐसे इंटरप्रेट करोगे तो इट्स अ वेरी डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट इट। और ये आपको कहाँ मिलेगा? देयर इज अ डिविजनल चार्ट कॉल्ड D12 चार्ट, which is the breakdown of the 12th house. Each divisional chart deals with one particular house. D12 is the breakdown of 12th house. 12th house क्या है? 12th house वह स्थान है आपका, is a house of spirituality. So it is the house of आकाश, 12th house. और वहां देखेंगे कि मुझे 7.5 तंग करेगा कि नहीं करेगा, कि 7.5 मेरे लिए हिडन टैलेंट्स का दरवाजा खोलेगा, मेरे लिए पितृ की ब्लेसिंग्स लेके आएगा। अब ये आप कहां से चैट जीपीटी से पूछोगे और चैट जीपीटी कैसे इंटरप्रेट करेगा इसको? एस्ट्रोलॉजी या टैरो, ये जो स्किल्स हैं, जो आपकी स्किल है, ये फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बहुत निर्भर है इंट्यूशन पे। जैसे आप आगे चक्र की बात कर रही थी, यू हैव अ लवली प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग योर आगे चक्र, इट्स सो एलिवेटेड एंड वो आपके चेहरे के ग्लो से, आपके ऑरा से वो समझ आता है ना। तो ये चैट जीपीटी के पास ऑरा कहां से आएगा? वो कौन सा थर्ड चक्र एक्टिवेट कर रहा है अपना? वो तो ह्यूमन फॉर्म ही नहीं है ना, उसके 7 चक्र नहीं है चैट जीपीटी के या किसी भी एआई टूल के।
Chat GPT can never Can replace never that. replace it. It So will never we happen. should not have that fear ever Absolutely, absolutely. ये हमारे careers को affect करेगा नहीं, या नहीं, 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 because वो empathetic touch ही कहाँ से chat- लाएंगे? chat- एम्पैथी नाम की चीज नहीं है AI के पास। right right एम्पैथी, सिंपैथी, एंगर, उसका कोई इमोशन नहीं है। मैंने तो ट्राई किया है। मैं अपने राइटिंग वर्क के लिए कई बार चैट जीपीटी यूज करता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स बिकॉज मेरा रिसर्च वर्क बहुत शॉर्टन हो जाता है उससे। मैं जो सवाल पूछता हूँ मुझे जवाब अच्छे दे देता है, तो मुझे हेल्प करता है। So there are ethical uses and good uses of AI tools which you should do. टेक्नोलॉजी या इवॉल्व हो रही है, हमको इवॉल्व होना चाहिए। There's like no fear, I feel. ऐसे सब misled fears हैं। Right. It is in a way good that we have to up our skill. We have to be at the top of our games. right We should just be confident. हमारी इंट्यूशन को चैट जीपीटी कभी कभी नहीं रिप्लेस कर पाएगा। और आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही अभी कि हमारे रिकॉर्ड्स चंद्रमा के पास होते हैं जी। जिसको हम जैसे आपने बताया कि उस नक्षत्र से आपको पता चला कि एक्सीडेंटल डेथ हो सकती हो है सकती सो दिस इज द फियर्स दैट वी कैरी इन दिस लाइफ वी आर Yes. क्लॉस्ट्रोफोबिक Yes. वी हैव दिस फियर ऑफ वाटर Yes. ओह डिपेंड करेगा किस भाव में है ना। फॉर एग्जाम्पल साढ़े सती के लिए भी मतलब हम बोलते साढ़े सती ये मतलब अगर साढ़े सती इन्फ्लुएंस भी करना है, गुड बैड व्हाटएवर, मून कहाँ प्लेस्ड है उस पर डिपेंड करेगा, किस राशि में उस पर डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल मून अगर चौथे घर में प्लेस्ड है, 4th हाउस में है और साढ़े सती शुरू होती किसी की, और साढ़े सती इन द D12 ऑल्सो वी सी इज सपोज टू ब्रिंग सम चैलेंज। चैलेंज कहाँ आएगा? जो चौथे घर के 4th हाउस के एलिमेंट्स हैं, तीसरा घर, चौथा घर और पांचवा घर। तो चंद्र जहां प्लेस्ड है दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट क्योंकि दैट विल बी द एरिया ऑफ फंक्शनिंग ऑफ साढ़े सती। शनि की 3 दृष्टियां जहां पड़ेगी, तीसरी, 7वीं और 10वीं, वो एरियाज इंपैक्ट होंगे। और चंद्र जिस घर में है उससे एक घर पहले चंद्र का घर और चंद्र के बाद वाला घर इंपैक्ट होगा। अब चंद्र फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करिए 4th घर में किसी के, चौथे घर में, चौथे भाव में है, तो यानी कि साढ़े सती शुरू होगी जब शनि तीसरे भाव में आएंगे, फिर चौथे भाव को भी इम्पैक्ट करेंगे अगले 2.5 साल में, और वो 2.5 साल के बाद जाएंगे 5वें भाव में, चंद्र के अगले भाव में, चंद्रमा के अगले भाव में। यानी कि ये 7.5 पीरियड में 7.5 years में चंद्र इंपैक्ट होंगे। अब चंद्र क्योंकि चौथे घर को रूल कर रहे हैं और चौथा घर सबसे अंडर इन्फ्लुएंस है, अंडर स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न, तो क्या होगा? माता आपकी, द मदर कैन फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ दैट। the other mother figures in your life can your emotions मन का ग्रह है, मन का ग्रह है। तो चंद्र आपके मन को विचलित करता रहेगा शनि, क्योंकि इट इज सपोज टू ब्रिंग चैलेंज। अब यही शनि अगर D10 चार्ट में आपको वेल प्लेस्ड है, मून भी वेल प्लेस्ड है, तो जब साढ़े सती आएगी आपका मन स्थिर हो जाएगा। सैटर्न इज अ प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी ऑल्सो, सो इट विल स्टेबलाइज योर इमोशंस, जो इस तो टोटली डाइवर्स रिजल्ट देगा आपको, है ना। अब यही मून अगर आप इमेजिन करिए अगर 5वें घर में है, 5वां घर हमारे बच्चों का घर है, चिल्ड्रन हाउस है, फॉर द फर्स्ट चाइल्ड, तो यानी कि अगर वहां साढ़े सती शुरू हुई, यानी कि चौथे घर में जब शनि आएगा और 5वें पे इम्पैक्ट करेगा आके, तो आपका जो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होगा उस पे इन्फ्लुएंस करेगा। अच्छा इन्फ्लुएंस है कि बुरा इन्फ्लुएंस है कहां से मालूम पड़ेगा? D7 चार्ट से, क्योंकि हम बच्चे के रिजल्ट या बच्चे की जर्नी, फर्स्ट चाइल्ड की जर्नी देखने के लिए या सेकेंड चाइल्ड की जर्नी भी देखने के लिए आप D7 चार्ट को रेफर करोगे। सो देयर आर डिविजनल चार्ट्स। आप खाली पेड़ देख के, जैसे मैंने बात की पहले, आप जज नहीं कर सकते। फिर आपको वो टहनी पे जाना है कि ये मुझे बता रहा है कि भाई ये मेरे बच्चे के घर को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, पर राशि कौन सी है, राशि का क्या इम्प्लीकेशन है, और फिर वो कौन सी टहनी है जो मेरे बच्चे को सिग्निफाई करती है। उस टहनी पे कितने लीव्स हैं, उस टहनी पे कितने फल हैं, क्या वो टहनी ड्राई है कि भारी हरी भरी है, ये आप D7 चार्ट से देख पाओगे, आप ऐसे नहीं देख पाओगे। तो आपको रियल इम्पैक्ट जज करने के लिए तो ये सारी चीजें चाहिए। AI इज अ ग्रेट टूल, अ ग्रेट डेवलपमेंट, something that we should all embrace, yes, but not to get scared or not to get dependent, not to get too dependent on it also। और हम तो डिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम तो I mean the cards speak to us, yes, you know, the cards speak to you। आपके सामने खुले हैं कार्ड्स, वो आपसे बातें कर रहे हैं, वही बातें आप डिकोड करते हैं हमारे। yes, एक सवाल मेरे मन में हमेशा एक्चुअली स्टार्ट से था एपिसोड के, जो
मुझे बड़ा फैसिनेट करता है व्हेन आई मीट कॉलीग्स ऑन द सेम space. Right. The spiritual space is so there are all journeys that we embark on, Yes. goals that we want to achieve, destinations that we want to reach. But for a spiritual energy like yours, an elevated soul at this young age, like you, which is very refreshing to see. Thank you. What is a spiritual goal or the destination that आपको लगता है कि ये मेरा स्पिरिचुअल गोल है, यहाँ मुझे पहुंचना है एज अ एलिवेटेड स्पिरिचुअल सोल? आप क्या इमेजिन करते हैं? आप कहाँ जा रही हैं? I think first and foremost to improve myself, Okay. to be a better person, because I don't think at this level I have aced the game, Okay. be it astrology, be it tarot. मुझे उसमें एक perfection चाहिए. I know nobody can be perfect. बट वहां परफेक्शन लाने के लिए आई हैव टू बी मोर स्पिरिचुअली इवॉल्व एज अ पर्सन, विच मीन्स बी अ बेटर ह्यूमन. बिकॉज बहुत बार ऐसे थॉट्स आ जाते हैं, वी लिव इन अ वर्ल्ड, इट्स अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, यू टू अर्न मनी, ब्रेड एंड बटर, कॉम्पिटिशन है, रिलेशंस हैं, तो ईगो, एंगर फिर भी आ ही जाता है. सो माई एम इज कि जितना मैं उसे कम कर सकूं इन द नेम ऑफ गुरुजी, इन द नेम ऑफ डिवाइन, आई विल बी अ बेटर ह्यूमन. दैट्स माय स्पिरिचुअल गोल. एक और बात की, बहुत लोग कहते हैं कि यू आर इन दिस प्रोफेशन, यू नो, यू आर इन दिस टैरो जर्नी, एंड व्हाई डू यू चार्ज मनी, व्हाई कांट यू डू इट फॉर फ्री? But it is very difficult to make them understand that everything involves an energy exchange. Now if I don't take an energy exchange from them, मुझे उनका कार्मिक बर्डन लगेगा. एंड ऑल्सो दैट वी लिव इन अ मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, आई हैव टू पे माई बिल्स, यू नो. सो दोनों चीजें मुझे बैलेंस करके चलनी है कि मुझे मटीरियलिस्टिकली भी अपने आप को बैलेंस रखना है और स्पिरिचुअली भी बैलेंस रखना है. एंड आई थिंक इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज one is experiencing in Kalyug. So Tanya, just to extend that point ना, मतलब ये मुझे और मेरे colleagues ने भी ये बात पूछी है. And what I have realized that as a community, healers जो हैं, मैं आपको उसी community का आप एक इंटीग्रल हिस्सा हैं, आप एक हीलर हैं, जो बहुत ही बड़ी बात है. तो आप फ्री क्यों नहीं कर सकते? मेरा सवाल है कि फ्री क्यों कर रहे हैं? आप एक डॉक्टर के पास जाते हो, राइट, डॉक्टर को बोलते हो मुझे बुखार है, बोलता है पैरासिटामोल खा लो. आप अपने आप भी खा सकते थे. आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपको क्रोसिन लिख के दी, बोला 5 दिन बाद दोबारा आना. और अभी जाओ बाहर कंपाउंडर के पास, नर्स के पास, रिसेप्शनिस्ट के पास, और मेरी फीस भर दो 500, 1000, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द डॉक्टर, 1500, 2000, बहुत बड़े लेवल का है तो मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ रुपीज. आप क्या कंप्लेन करते हो उनको? आप एक हीलर के पास क्यों आते हो? आप इसलिए आते हो कि आपकी कोई तकलीफ है, आप ब्लॉक्स फेस कर रहे हो, आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आप कोई रेजोल्यूशन ढूंढ रहे हो, और आपको हीलर चाहे टैरो से करे, चाहे नंबर्स से करे, चाहे एस्ट्रोलॉजी से करे, चाहे मीडियमशिप से करे, चाहे कोई आप स्किल ले लो, प्राणिक हीलिंग से करे, भाई वो फ्री क्यों करेगा? क्या ये सब कला सीखने में, प्रैक्टिस करने में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई? ऑफ कोर्स है ना, हुई. इंसान सीखता है, मेहनत करता है, जिस तरह डॉक्टरी की मेहनत करता है. अनफॉर्चुनेटली पीपल अंडरमाइन दिस स्किल, जबकि ऐसा है नहीं, राइट, है ना. आप इन अ वे आप जाओ थेरेपी के लिए जाओ. कौन सा थेरेपिस्ट फ्री आपको थेरेपी दे रहा है, ज्ञान दे रहा है कि देखो आप डिप्रेस मत हो, जिंदगी ठीक ही हो जाएगी, है ना, बुरा मत मानो इन चीजों का, और अभी काम करो, मुझे 5000 रुपए दो. तो जब आप उनको पैसे देने में आपको ऐतराज नहीं है, आपको किसी डॉक्टर को पैसे देने में ऐतराज नहीं है, आपको एक खाने की चीज बर्गर खरीदने में ऐतराज नहीं है, दिस इज द फूड फॉर द सोल दैट वी आर गिविंग यू. आप अपने फिजिकल बॉडी का फूड खा रहे हो, उसके लिए खर्चो पैसे, तो इसके लिए भी खर्चो. इट इज फूड फॉर द सोल. तो वी शुड नेवर बी एम्बैरेस्ड. We should be proud of the fact that listen, it is a skill, developed skill. Yes. They are helping you, they are doing it, and there's a money attached to it. Correct. हम भी तो भाई, मेरे को तो अडानी फ्री में इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहा ना, मैं वो पेमेंट कैसे करूं उसकी? True. पेट्रोल कौन डाल रहा है फ्री में? Correct. तो वो सब फ्री कर दो तो मैं रीडिंग फ्री कर दूंगा. Right. है ना. तो
it is a strange question, and why it is expected out of any of the occult, I would call ourselves occult artists. Yes. Beautiful word. Yeah. Beautiful word. Yeah. So we are occult artists, and why would we do anything for free? Yes. So that is a stupid question. Yes, you do it free. I do it for someone who can't afford. I know. Yes. तो हम खुद ही नहीं उसपे, हमारा इतना कॉन्शियस होता है कि हम खुद ही उस पे मदद कर लेते हैं, या मदद इज अ, आई थिंक मदद इज अ रॉन्ग वर्ड, हम खुद ही कंट्रीब्यूट करते हैं कि चल हो जाएगा इसकी लाइफ में, और ऐसे कई बार किया कंट्रीब्यूशन. But people who can afford, they can afford. So I think that is where people need to be a little more spiritually evolved to understand our science. Yeah, and getting into someone's energy shield and trying to read it, absorbing that, absorbing all the negativity, it kind of throws back on you also. Yes. So to shield, protect, and you get drained. It is, लोग सोचते हैं बहुत आसान है. It takes hell of a effort to read a chart. Yes. क्विक रीडिंग कर लो ना. क्विक रीडिंग कैसे करोगे? क्विक रीडिंग फिर रिजल्ट मिलेगा नहीं, तो आप बोलोगे भाई तो कुछ हुआ नहीं. तो रीडिंग्स कैन नॉट बी क्विक, रीडिंग्स हैव टू बी इलैबोरेट. नाउ मैं इसीलिए मैं जितने भी क्लाइंट्स लेता हूँ, मुझे कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि आपको हम आप इमीडिएटली अपॉइंटमेंट क्यों नहीं देते? इज इट दैट यू आर टू बिजी? आई सेड नो, इट इज दैट मैं ऐसा नहीं कि रोज दिन की 10 रीडिंग कर रहा हूं, मैं कर ही नहीं सकता, उतनी एनर्जी नहीं है. बट आप मुझे जब भेजते हो अपने बर्थ डिटेल्स में, फिर चार्ट बनाऊंगा, देन आई विल स्टार्ट लुकिंग एट द चार्ट. मैं एक दिन खाली बर्थ चार्ट देखता हूँ, उसको मैं कुछ घंटों के लिए स्टेयर ही करता रहता हूँ, अपने नोट्स बनाता हूँ. फिर मैं डिविजन चार्ट्स को देखता हूँ, मून चार्ट को देखता हूँ. मून आपकी भावना है, डिजायर्स है, उसकी क्या कैलकुलेशन है. मैं सन चार्ट देखता हूँ कि अगर सन को मैं असेंडेंट बना दूं तो ये चार्ट कैसी दिखेगी. फिर मैं दशा देखता हूँ कौन सी है, फिर मैं डिविजन चार्ट्स देखता हूँ, फिर मैं नक्षत्र देखता हूँ, फिर नक्षत्र डीटीज देखता हूँ. दिस इज अ प्रोसेस, not possible. It's impossible to do that reading. So no one really appreciates the fact that an astrologer, honest astrologer, will have to invest 6 to 8 hours just to understand a person's chart and the reading, and then he can give the reading. वो effort को कोई appreciate नहीं करता, unfortunately, but ठीक है. Things will change. Things will change hopefully. Yeah. तानिया, अब हम ऑडियंस को हमने प्रॉमिस किया था दैट हम कुछ टैरो रीडिंग्स भी करेंगे, एंड आई थिंक वी शुड गेट इनटू दैट, बट फॉर दैट लेट्स कम बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड डू इलैबोरेट रीडिंग्स ऑन all the rashis and the keys to success for those rashis in the coming year 2026. और उनको बहुत सारे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स सुनने को मिलेंगे अपनी राशियों के बारे में, अपने बारे में, और वो ट्रिक एंड टिप्स एंड हैक्स मिलेगा कि 2026 से डील कैसे करना है फ्रॉम अ मास्टर लाइक यू. इट विल बी लॉट ऑफ फन एंड जुड़े रहिए हमारे साथ. दिस इज वेदा स्पीक, हमारा पॉडकास्ट, आपका अपना पॉडकास्ट. और आज हमने तानिया से बहुत सारी बातें की, बहुत मजा आया. इट वॉज अ फैसिनेटिंग एपिसोड एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर जर्नी ऑफ अब तक जो रही है, हम पहली बार लाइव रीडिंग्स करेंगे आपके लिए. आने वाले एपिसोड में सारी राशियों के लिए द 12 ज़ोडिएक साइंस फ्रॉम मेष टू मीन, यानी कि फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, एंड तानिया herself will open cards for each of you, for each of the zodiac signs, and tell us what is in store. 2026 में क्या होगा हमारे साथ, क्या expect कर सकते हैं, the challenges, the blessings, and how do we embrace the coming year. So stay tuned, जुड़े रहिए हमारे साथ, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए, शेयर करिए, keep dropping nice comments, give us your love, and see you soon. नमः सर्वेभ्यः. मिलते हैं जल्दी.